नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस अकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रुक्मणी प्रकाशन के लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका की टेस्ट सीरीज नंबर 19 होगा। इसके पहले 18 टेस्ट सीरीज हो चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग जाकर चैनल पे से उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हर टेस्ट सीरीज में हर नए प्रकार के क्वेश्चन हैं और उससे संबंधित व्याख्या भी दी गई, उससे संबंधित जितने भी पॉइंट टू पॉइंट जो है वो सारी बातें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम आज के वीडियो में बात करेंगे ग्रामीण विकास का, और इसमें 25 क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित पॉइंट को भी देखेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज 19। और हाँ, इसके पहले अगर आप लोग थ्योरी इसका पढ़ना चाहते हैं ग्रामीण विकास का, तो मैंने थ्योरी भी कंप्लीट कराई हुई। आप लोग चैनल में प्लेलिस्ट पेज में जाकर घटना चक्र, परीक्षा मंत्र और यूथ कंपटीशन बुक के जो है थ्योरी पूरी की पूरी करा दी है। आप लोग वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियों में कौन सी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, इसमें से बताना है। अब पहला है इसमें बुक्सा जनजाति, दूसरा है भोटिया जनजाति, तीसरा है राजी जनजाति, चौथा है थारू जनजाति। इन चारों जनजातियों में कौन सी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है ये बताना है। तो अगर हम जनजातियों की बात करें तो ये सभी चारों जनजातियाँ जो है यूपी में पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरीके से अगर पूछ लिया तो आपको सभी जनजातियों का जानना आवश्यक हो जाता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जनजातियों में तो भोटिया जनजाति पाई जाती है, जो कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस जिले में, तो देवरिया जिले में मिलती है ये। और देवरिया जिला, मऊ जिला, आजमगढ़ और जौनपुर। ठीक है, ये चार जो है राज्यों में जो है भोटिया जनजाति निवास करती हैं। ठीक है, जौनपुर। अगर हम बात करें इसके बाद बुक्सा जनजाति की, तो बुक्सा जनजाति जो है बलिया, गाजीपुर, इसके बाद गाजीपुर के बाद यहाँ पे जो है वाराणसी। ठीक है, गाजीपुर और वाराणसी इतने ज़िलों में जो है ये बुक्सा जनजाति मिलती हैं, पाई जाती हैं, रहती है, निवास करती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एक जौनासारी जनजाति है, जो कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में जौनासारी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें थारू जनजाति की, तो थारू जनजाति जो है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, इसके बाद श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी में जो है ये जनजात थारू जनजात निवास करती है। ठीक है, इसके बाद गोंड जनजात की बात करें तो इसके अन्य समूह है गोंड जनजातियों के। इसमें जो है धुरिया जनजात, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड आज जो है गोंड जनजात के समूह हैं। ठीक है, गोंडा में जो है गोंड जनजात जो है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है गोंड जनजात, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर आदि क्षेत्रों में मिलती है। इसके बाद एक है खरवार जनजाति, जो इसको खैरवार भी कहा जाता है, इसके ऊपर की मात्रा हो जाता है खरवार या खैरवार। ये जनजाति जो है देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाती हैं या रहती हैं। इसके बाद है सहारिया जनजाति। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं और ये कहाँ पर है तो ललितपुर जिले में निवास करती हैं। ठीक है, एकमात्र जिला में सहरिया जनजाति जो है ललितपुर जिले में निवास करती हैं। ठीक है, इसके बाद है पराड़िया जनजाति। पराड़िया जनजाति जो कि ये सोनभद्र जिले में हैं, ठीक है, निवास करती हैं पराड़िया जनजाति। तो इतनी सारी जनजातियाँ जो है वो भारत में पाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें भारत के कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का, उत्तर प्रदेश में जनजातियों की संख्या कितनी है, 1.09% जनजातियाँ जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है वो 0.6% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार। लेकिन अगर भारत के कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या आ जाएगी 1.09%, और 0.6% जो है जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है, ये आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है बताना। इसमें से ऑप्शन दिया गया है। ए पार्ट दिया है उत्तर प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना, बी पार्ट है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना और सुनिश्चित करना, सी पार्ट है व्यावसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना, डी पार्ट है उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करना। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की तो क्या हो जाएगा बताइए। अगर आंसर की बात करेंगे तो इसमें बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना और सुनिश्चित करना, ये जो है उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य है। ठीक है, आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। अब
उत्तर प्रदेश बंधु जो है, उद्योग बंधु जो है, ये राज्य सरकार का एक संगठन है जो औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में निवेश की सुविधा के लिए समर्पित होता है। यह मौजूदा और भावी उद्योगों की तथा सरकारी विभागों से संबंधित समस्याओं को हल करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है इंटर पास बेरोजगार महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में सहयोग करना, इसका मेन उद्देश्य रहा है, मेन पर्पज रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला प्रश्न है लीडा की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लीडा की स्थापना बताना है कब किया गया था। तो लीडा की स्थापना जो है वो 2005 में किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। लीडा क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, लीडा का अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। और लीडा जो है ये उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 के अधीन जो है लीडा की स्थापना किया गया था। लीडा के अधीन अधिसूचित क्षेत्र लखनऊ एवं उन्नाव के गंगा सिंधु मैदान के बीचों बीच में स्थित है। तो इसका आंसर जो है बी पार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज को कितने को बांटा जा सकता है, मुख्यतः कितने भागों में या किस में बांटा जा सकता है। अगर हम बात करें ए पार्ट की, तो आप जमींदारी वर्ग एवं काश्तकार वर्ग, बी पार्ट है जनजातीय समाज एवं जमींदार वर्ग, सी पार्ट है जनजातीय समाज एवं कृषक समाज, और डी पार्ट है उच्च जाति एवं निम्न जाति समूह। तो अगर हम बात करें कि किस पार्ट में बांटा जा सकता है, तो जनजातीय समाज और कृषक समाज में आज की डेट में ग्रामीण भारतीय समाज को बांटा जा सकता है। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, जनजातीय समाज आदि समाज है जिस समाज में अभी भी सरल समाज का जो है अनेक लक्षण दृष्टिगत होते हैं। आदि समाज के द्वारा जो है जटिल आधुनिक समाज को समझा जा सकता है। प्रारंभ में भारत में जो है गोरा और काला के आधार पर आर्य और अनार्य में बांटा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया और 10वें मंडल को जो है पुरुष सूक्त का नाम दिया गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा आरंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान रथ सेवा या किसान सेवा रथ जो है कब से प्रारंभ किया गया, यह बताना है। किसान सेवा रथ की बात करें तो यह सन 2010-11 में प्रारंभ किया गया था। आंसर इसका सी पार्ट सी हो जाएगा 2010-11। ठीक है, कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन की समस्या तभी जो है सभी को झेलनी पड़ी। किसानों को जो है अपनी उत्पाद बेचने में परेशानी हो रही थी और इसके तहत जो है केंद्रीय कृषि एवं जो किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे, उन्होंने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया और ये ऐप जो है डल ऐप से किसान तथा व्यापारी आसानी से अपने फसलों की खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है सी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंगा नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में सिंचाई होती है। ठीक है, ये बताना है। आंसर में अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है 10 जनपद। रामगंगा नहर प्रणाली से जो है 10 जनपदों की सिंचाई होती है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, अब रामगंगा की बात करते हैं नहर की। तो रामगंगा नहर जो है कालागढ़ गढ़वाल जिला में जो है रामगंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, रामगंगा नदी है और उसी पर जो है रामगंगा नहर का निर्माण किया गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यह नहर कितने किलोमीटर लंबी है, तो 3200 किलोमीटर लंबी है नहर। 3200 किलोमीटर लंबी नहर है और ये जो है 17 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई इससे किया जाता है। रामगंगा परियोजना जो है वर्ष 1961 में जो है ये प्रारंभ हुआ था और वर्ष 1974 में ये पूरा हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ बातें होगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो सही सुमेलन इसमें से बताना है कौन से तथ्य जो है गलत है। अगर हम बात करें अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, जिगर गोरखपुर, इसमें से बताना है कौन गलत है। तो अगर हम बात करते हैं डी पार्ट की जिगर गोरखपुर, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर इसका डी पार्ट। ठीक है, जिगर जो है मुरादाबादी प्रसिद्ध शायर थे, यानी कि जिगर जो है मुरादाबाद से संबंधित है, ना कि गोरखपुर से। ठीक है, और जिगर मुरादाबादी का गजल संग्रह जो है आतिश ये गुल जो है 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जिगर मुरादाबादी का जन्म जो है 1890 में मुरादाबाद में हुआ था और जो है मिर्जा गालिब जो थे 1857 के सैनिक विद्रोह का उल्लेख किसने किया था, मिर्जा गालिब ने किया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो का संबंध जो है पटियाली से और ये काशीगंज से मतलब पैदा हुए थे यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में पंचायती राज का उल्लेख किस अनुच्छेद में तथा किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पंचायती राज संबंध की बात करेंगे किस अनुच्छेद के तहत ये उल्लेख हुआ है भारत के संविधान में। तो अगर हम बात करते हैं
ऑप्शन ए की, तो अनुच्छेद 243 जो है वो ग्रामीण स्तर पर शासन के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में जो है पंचायती राज क्षेत्र का उल्लेख किया गया। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 233, तो इसमें क्या है, जिला न्यायालयों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जिला न्यायाधीश के होने के लिए कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की हो। तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखपाल जो है खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है, किसके पास जमा करता है ये बताना है। अब ऑप्शन में है गांव प्रधान के पास, रजिस्ट्रार कानूनगो के पास, तहसीलदार के पास या जिला कृषि अधिकारी के पास। तो अगर हम बात करें कि खसरा जो है लेखपाल किसको देता है अगले वर्ष, तो ये देता है रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। कानूनगो जो है भूमि संबंधी विवाद, विरासत, भूमि की पैमाइश आदि समस्याओं का निस्तारण करता है। राजकीय आदेशों एवं अन्य विभागों द्वारा प्रेषित वसूली प्रमाण पत्रों के आधार पर जो है वसूली करना, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान नगरी अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है ये बताना है। तो विज्ञान नगरी की बात करेंगे तो ये लखनऊ में है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे जो है विज्ञान नगरी स्थित है। विज्ञान नगरी जो है कोलकाता में भी स्थित एक प्रदर्शनी संग्रहालय, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है भारतीय उप महाद्वीप में अपने तरह का एक बड़ा विज्ञान केंद्र है। यह भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्घाटन की बात करेंगे तो 1 जुलाई 1997 को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित किया गया है ये बताना है। तो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री की बात करेंगे तो ये रायबरेली में स्थापित है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, रायबरेली। ठीक है, और ये रायबरेली के कहाँ पर है, तो लालगंज में है। भारत का पहला कोच फैक्ट्री जो है वो चेन्नई में स्थापित किया गया था 1952। चेन्नई में जो है पहला कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया था 1952 में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये कोयम्बटूर में है। ठीक है, इसके बाद रेल कोच कारखाना जो है ये कपूरथला में 1986 में स्थापना किया गया। और यह भारतीय रेल का दूसरा रेल कोच कारखाना, दूसरा बड़ा रेल का कोच कारखाना, ठीक है, दूसरा रेल कोच कारखाना है। आधुनिक कोच फैक्ट्री की बात करेंगे तो रायबरेली भारत में यह अपनी तरह का पहला और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का सबसे अच्छा रेलवे कारखाना माना जाता है। ठीक है, इसके हम बात करते हैं डीजल रेल इंजन कारखाना, ये कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर है, वाराणसी में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं डीजल लोको आधुनिकीकरण का निर्माण जो है ये कहाँ पर, तो ये पटियाला में किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रेल इंजन कारखाना की बात करेंगे तो ये मधेपुरा में है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं रेल व्हील फैक्ट्री की बात करेंगे तो ये बेंगलुरु में है। ठीक है, यानी कि रेल के जो पहिया होते हैं वो कहाँ पे बनता है, कहाँ का कारखाना हुआ, तो बेंगलुरु में है कारखाना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रेल का कोच जो होता है वो उसका कारखाना कहाँ पर है, तो वो कपूरथला में बताया गया। इसका आंसर जो है बी पार्ट से हो जाएगा, रायबरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यवंशी किस जनजाति की उपजाति होती है ये बताना है। ऑप्शन में है बुक्सा, बैगा, खरवार या फिर थारू। ठीक है, तो बताइए सूर्यवंशी जो है किस जनजाति की उपजाति है, तो सूर्यवंशी जो है ये खरवार जनजाति की उपजाति होती है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, खरवार। ठीक है, और ये जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में जो है पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की कहाँ पाई जाती है, ये मिर्ज़ापुर जिले में पाई जाती है। ठीक है, मिर्ज़ापुर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बिहार के रोहतास में एक रोहतास किला है जो खरवार राजाओं की एक प्राचीन धरोहर है, ये भी आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जिसका अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री हुआ करता है, इसका गठन कब किया गया। तो अगर हम बात करें इसके गठन की तो इसका गठन हुआ था 16 जुलाई 1929 को। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। और इसका अध्यक्ष जो होता है वह केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पहले नाम था इंपीरियल काउंसिल और एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है जो कि भारत की राजधानी है। ठीक है, अब इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला कौन सा स्थान जो है चीनी मिट्टी के चीज़ों के लिए जाना जाता है, निम्न में से ये बताना है। तो बुलंदशहर जिले में बताना कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के चीज़ों के लिए जाना जाता है। अब वो स्थान है सिकंदराबाद, डंकौर, खुर्जा या फिर मेरठ। तो अगर हम बात करें खुर्जा की, ठीक है, तो खुर्जा जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बुलंदशहर जिले में स्थित है, एक प्रसिद्ध नगर है और यहाँ पर चीनी मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाए जाते हैं। खुर्जा से जो है बांग्लादेश, फ्रांस, श्रीलंका, थाईलैंड,
सिंगापुर, जर्मनी, अफ्रीका, इंग्लैंड जो है आदि देशों में पॉटरी निर्यात किया जाता है, यानी कि बेचा जाता है। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर का खुर्जा जो है चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है। खुर्जा में एशिया का सबसे बड़ा नव दुर्गा शक्ति मंदिर भी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के बाद। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो किस क्रांति से भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है? तो अगर हम बात करें दुग्ध उत्पादक देश तो डायरेक्टली पूछा चाहता है कि कौन सी क्रांति हुई थी दुग्ध उत्पादक देश में। तो दुग्ध उत्पादक देश के लिए जो है श्वेत क्रांति संबंधित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, श्वेत क्रांति। ठीक है, भारत में जो है दुग्ध उत्पादन में यूएसए को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद अगर बात करें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा जो है भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, और वर्गीज कुरियन के द्वारा ही पहली बार जो है भैंस के दूध से पाउडर बनाया गया तथा डेयरी प्रसंस्करण उद्योग जो है अमूल, ठीक है, अमूल की स्थापना भी वर्गीज कुरियन ने ही किया था। ठीक है, अमूल, आपने इसका दूध और दही लिया होगा, खाया पिया होगा। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत में अग्रणी राज्य की बात करेंगे तो अपना उत्तर प्रदेश आता है, जो कि भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का 17% से ज़्यादा जो है उत्पादन करता है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो 13 जनवरी 1970 को किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। 13 जनवरी 1970 को जो है ये किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई। और ये भी जान लेते हैं विश्व में जो है दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि डैश का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। ये बताना है कि कौन से महर्षि का जो है कर्म स्थान और जन्म स्थान माना जाता है। तो बलिया शहर जो है महर्षि भृगु थे, उनका जो है जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। आंसर इसका सी पार्ट सी हो जाएगा। ठीक है, यह जो है प्राचीन काल से कौशल साम्राज्य का एक भाग हुआ करता था। पहले यह गाजीपुर जिले का हिस्सा था। 1 नवंबर 1879 में इसे अलग करके एक नया जिला बनाया गया। ठीक है, मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर जो कि भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, जनेश्वर मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। ठीक है, जिला मुख्यालय बलिया शहर जो महर्षि भृगु का जन्म स्थली और कर्मस्थली माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद धागे का उपयोग जो है कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो अगर हम बात करें सफ़ेद धागे का उपयोग कपड़े पर किया गया जो है प्रसिद्ध कढ़ाई है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है चिकनकारी। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, चिकनकारी। ठीक है, चिकनकारी जो है एक तरह की प्रसिद्ध कढ़ाई होती है जो कि इसका शाब्दिक अर्थ है कढ़ाई करने से होता है। ठीक है, यह पारंपरिक कढ़ाई जो है शैली लखनऊ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला रूपों में से एक है, जिसे मुगल शासकों द्वारा शुरुआत किया गया था। चिकनकारी जो है लखनऊ की प्रसिद्ध शैली है और चिकनकारी मुगल काल से शुरू है और आज भी यह जारी है। ठीक है, चिकनकारी का एक खूबसूरत आर्ट की बात करें तो आर्ट पीस जो है लंदन के रॉयल अल्बर्ट म्यूजियम में भी विश्व भर के पर्यटकों को अपनी गाथा सुना रहा है। तो आंसर इसका ए पार्ट से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में डैश हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। क्या किसको खत्म करने के लिए या किसको दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत किया गया था, ये बताना है। तो अगर हम बात करें कुपोषण दूर करने के लिए बी पार्ट की, तो बी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। कुपोषण दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत किया गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबरी संकल्प योजना जो है करीब गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं के लिए है। उद्देश्य क्या है? बच्चों को कुपोषण से बचाना और महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त पोषण देना होता है। ये जो है वर्ष 2017 में, ठीक है, वर्ष 2017 में ये भाजपा का चुनावी संकल्प पत्र के रूप में सबरी संकल्प चलाने का वादा किया गया था। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है हौसला पोषण योजना की तर्ज पर 29 जिलों में सबरी संकल्प योजना शुरुआत किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया? उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था, ये बताना है। तो अगर हम इसके स्थापना की बात करेंगे तो वर्ष 1976 में जो है स्थापना किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, 1976। ठीक है, 16 फरवरी 1976 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण भारत की एक प्रमुख समस्या क्या है, ये बताना है। निर्धनता, बेरोजगारी, भूखमरी या ये सभी हैं? तो अगर ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या की बात करेंगे तो निर्धनता भी है, बेरोजगारी भी है, भूखमरी भी है, ये तीनों जो है आते हैं। इस तरीके से आंसर इसका जो है डी पार्ट सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगर सही सुमेलित नहीं की बात करेंगे तो इसमें देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 दिया गया है,
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालकों का विकास 1982 दिया है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1992, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में दिया गया। तो अगर हम इसके बात करें कौन सा सुमेलित नहीं, तो इसमें से जो सी पार्ट है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1992, ये गलत है, ठीक है। आंसर इसका यही सी पार्ट से हो जाएगा। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो वर्ष 1999 में शुरुआत किया गया था, ठीक है, इसलिए ये गलत है और बाकी सारे सही हैं। तो इस तरीके से आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामित्व योजना का संबंध किससे, ये बताना है। स्वामित्व योजना का संबंध जो होता है वो गांव को ड्रोन तकनीक सर्वेक्षण करके घर मकान बाड़ा भूमि का स्वामित्व निर्धारण कर केंद्र सरकार द्वारा संपत्ति कार्ड वितरित करना, यह इसका मेन जो है उद्देश्य रहा है। तो आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। गांव का ड्रोन तकनीक सर्वेक्षण करके घर मकान बाड़ा भूमि आदि का स्वामित्व निर्धारण कर केंद्र सरकार द्वारा संपत्ति कार्ड वितरित करना, ठीक है। और यह योजना जो है 24 अप्रैल 2020 को नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यह योजना के पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश के 9 राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, ये निम्न में से किस योजना का एक अंग है, ये बताना। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना या फिर राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन, तो बताइए किस योजना का ये मुख्य अंग है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये आयुष्मान भारत का मुख्य अंग है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, आयुष्मान भारत, ठीक है। देखिए आयुष्मान भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है और आयुष्मान भारत की शुरुआत जो हुई थी वो 1 अप्रैल 2018 से किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। और यह झारखंड, रांची के झारखंड में जो है इसकी शुरुआत किया गया था। यह योजना जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह योजना भारत में सार्वजनिक निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए जो है प्रति परिवार 5 लाख रुपए की धनराशि मुफ्त इलाज करवाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की नदी परियोजना में कुछ प्रमुख परियोजनाओं की नदियों सहित जोड़े प्रस्तुत है, गलत जोड़ा इसमें से बताना है कौन है। भाखड़ा नांगल योजना जो है सतलुज नदी, हीराकंड परियोजना महानदी या फिर नागार्जुन सागर परियोजना गोदावरी, तो यही गलत है, ठीक है। इसके बाद काकरा परियोजना तापी नदी, तो ये सही है, ठीक है। नागार्जुन सागर जो है परियोजना गोदावरी नदी पर नहीं है, ठीक है। ये जो है ये योजना तेलंगाना में है और ये कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इस तरीके से आंसर यही आपका सी पार्ट से हो जाएगा और बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। लंबाई मापने की परंपरागत इकाई क्या है, ये बताना है। तो लंबाई मापने की परंपरागत इकाई जो है मील भी होता है, फरलांग भी है और गज भी है। तो इस प्रकार ये तीनों हैं, तो आंसर इसका सी डी पार्ट से हो जाएगा, ये सभी है, ठीक है। लंबाई मापने का इकाई जो है परंपरागत मील, फरलांग, गज आदि होते हैं। एक मील बराबर जो होता है 5280 फुट होता है, ठीक है, 280 फुट, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद एक मील बराबर 1760 गज होता है, ठीक है। एक मील बराबर 1609.34 मीटर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें एक समुद्री मील बराबर तो 1852 मीटर होता है और एक मील बराबर अगर इंच में देखेंगे तो एक मील बराबर होता है 63,360 इंच। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थी बातें जिसका अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।